अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, संकुलों का स्थायित्व। ओके, तो देखो बच्चों, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी स्टेबिलिटी को कैसे डिटरमाइन करें, मींस ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को इफेक्टेड करते हैं। इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्थायित्व स्थिरांक बीटा एन। तो देखो बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस है ये मेटल और लिगेंड के बीच में एक स्टेप वाइज एडिशन प्रोसेस है। इसमें मेटल आयन के साथ लिगेंड स्टेप बाय स्टेप ऐड होता जाता है और हर एक स्टेप में एक इक्विलिब्रियम अटेन रहता है। इसी इक्विलिब्रियम के बेस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइन किया जाता है और यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही क्या कहलाता है, ठीक है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो यही मैंने लिखा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन इन सॉल्यूशन इज स्टेप वाइज एडिशन प्रोसेस ऑफ लिगेंड्स विद मेटल आयन। समझ गए बच्चों कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस है ये मेटल आयन के साथ लिगेंड की एक स्टेप वाइज एडिशन प्रोसेस है। मींस पहले एक लिगेंड आ गया, फिर दूसरा जुड़ गया, फिर तीसरा जुड़ गया और ये स्टेप बाय स्टेप चलता है और हर एक स्टेप में एंड इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडिशन। दिस प्रोसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस एडिशन प्रोसेस में क्या बना रहता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहता है। तो समझ गए बच्चों कि एक विलयन में जब संकुल बनता है तो एक एडिशन प्रोसेस चलती है। इसमें मेटल आयन से जो लिगेंड है वो एक के बाद एक स्टेप वाइज जुड़ता जाता है और हर एक स्टेप में क्या बना रहता है, इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम के बेस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला गया और यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही हमारा क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर हम इस तरह से समझते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि विलयन में संकुल का निर्माण धातु आयन एवं लिगेंड के पदवार योग का प्रक्रम है तथा प्रत्येक पद में एक साम्य स्थापित रहता है। देखो कैसे, ये सपोज मेटल एटम है या मेटल आयन है और ये है लिगेंड। पहला एडिशन हुआ Mn, ये कॉम्प्लेक्स बना और हम इसमें इक्विलिब्रियम जो हम इसका लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो हो गया K1। तो Mn अपॉन इनका एक्टिव मास। ओके, कि इस कॉम्प्लेक्स का एक्टिव मास क्या है और इनका एक्टिव मास। पहला जस्ट एक ऐड होने के बाद फिर दूसरा ऐड हुआ और दूसरा कॉम्प्लेक्स बन गया Ml2। हम इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऐसे लिखेंगे और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जुड़ते जाएंगे लिगेंड्स। और हम ये कहें कि ओवरऑल इस तरह से देखें कि MLN-1 जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ ML2 है तो नेक्स्ट ML2 प्लस L होगा तो ML3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लास्ट स्टेप हम इस तरह से कहें कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है फाइनली, तो हम पूरी प्रोसेस को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जोड़ते जाएं और इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाए। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है और ये जो कांस्टेंट लिखे हुए हैं इनको बोला जाता है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। समझ गए बच्चों, ये क्या है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स, पदवार स्थायित्व स्थिरांक। और हम ये कहें कि ओवरऑल रिएक्शन को इस तरह लिख दें, इन सारे स्टेप्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारा इस तरह से फॉर्मूला बनेगा M प्लस NL और MLN और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये ऐसा लिखेंगे। ये तो आप जानते हैं इक्विलिब्रियम के रूल्स से। तो ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है स्टेप बाय स्टेप में मिल रहे हैं, तो हम इस ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ये जो हमारे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इनके रिलेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम का रूल है
कि एक ही प्रोसेस स्टेप वाइज चली हो और एक ही स्टेप में चली हो, तो एक स्टेप में जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट मिलता है वो सारे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। या हम तो इस तरह से हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स को स्टेप वाइज कैलकुलेट कर लें तो हमें ओवरऑल मिल जाएगा। यही मैंने यहाँ लिखा है कि बीटा n क्या है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है बच्चों, यही डिटरमाइन करता है, फर्स्ट फैक्टर है किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए ना, ये हो या ये हो, ये डिटरमाइन करते हैं, ये मेजर करते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा और कौन सा लेस। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये कंसंट्रेशन ज्यादा और ये कंसंट्रेशन अगर कम है तो ये इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। और ऐसा कब हो सकता है, जब ये ज्यादा स्टेबल हो और ये कम स्टेबल हो, तो ऐसे में इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में चलने लगेगा और कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेगा। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल तो बनेगा भी ज्यादा, बनेगा ज्यादा तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। तो इसी को देख के इनकी वैल्यूज को देख के अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस अगर हमें दे रखे हैं और उनके स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स दे रखे हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स दे रखे हैं, तो उनकी वैल्यू को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है। क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ बीटा n। ओके, पहले आप यहां तक लिखें फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो बच्चों, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी स्टेबिलिटी को कैसे डिटरमाइन करें, तो ये रिलेशन को आपको याद रखना है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बीटा n, या फिर आपको kn, k1, k2, k3 कुछ भी दे रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी कांस्टेंट। समझ गए बच्चों कि जो संकुल का स्थायित्व है वो किसके समानुपाती होता है, स्थायित्व स्थिरांक के। इसका मतलब है कि बीटा n की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो कॉम्प्लेक्सेस स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, यहां तक बात समझ गए। और एक होता है ki, इसको बोलते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अस्थायित्व स्थिरांक ये है। और ये होता है 1/बीटा n। और डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ki। मतलब है कि जो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन रेट उतना ज्यादा होगा, और जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ही कम हो जाएगी। समझ गए ना कि अगर डिसोसिएशन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो स्टेबिलिटी है, कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ऐसा भी लिख सकते हैं 1/ki। अगर ki ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम होगा। इस बेस पर आपको देखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल। यहां तक बात समझ गए। आप देखो एक एग्जांपल से बताता हूं। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं और ये इनके स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स हैं। अब आप इन चारों के स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स को देखकर इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर को अगर डिटरमाइन करना है तो देखो कैसे। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट कौन सा है, ये है 10⁻43 आ रहा है 7.69। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, थर्ड। फिर यहाँ 11, यहाँ 7, यहाँ 6, तो दूसरे नंबर में स्टेबिलिटी किसकी आएगी, फर्स्ट वाले की। फिर हम आ जाए, यहाँ 7 है, यहाँ 6, तो फिर आ जाएगा सेकंड। और सबसे कम स्टेबल कौन सा दिख रहा है, फोर्थ नंबर का। तो इस बेस पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं कि अगर आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स दे रखे हैं तो उनको देख के आप बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो ये ऑर्डर मैंने आपको डिटरमाइन करके बताया। अब ये 2 कॉम्प्लेक्सेस लिखी है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है 6.2 × 10⁻⁸ और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है 2.5 × 10⁻⁷। अब मैं इन दोनों में पूछूं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, समझ गए ना। तो आपको यहां पर आप बताया मैंने आपको ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब इनमें देखना है
कि किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है और किसका ज्यादा है। तो यहां देखें आप कि डिसोसिएशन कांस्टेंट है 6.2 × 10⁻⁸ और यहां है 2.5 × 10⁻⁷। तो यहां का डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है। तो आप लिखेंगे कि AgNH3 होल ट्वाइस +1 और यहां देखें CdNH3 होल 2+। ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 62 × 10⁻⁷ और ये है 2.5 × 10⁻⁷। तो यहां देखो आप, सॉरी यहां हो जाएगा कितना 62 नहीं, हम इसको लिख सकते हैं 6.2 × 10⁻⁻8 या हम 62 × 10⁻�9। मैंने एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिया। तो यहां पावर देखो आप 10⁻⁹ आ रही है। ओके, या ऐसे ही लिखे रहने तो ज्यादा इजी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये है -8, तो ये वैल्यू और इस वैल्यू को देखो आप, यहां -8 है, यहां -7, तो ये वैल्यू छोटी है किसकी, Ki की। समझ गए ना, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की ये वैल्यू कम है, ऐसे में ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये कम तो ये ज्यादा स्टेबल। तो इसका मतलब है MgNH3 होल ट्वाइस प्लस कहीं इससे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस बेस पर भी आपको कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करना होता है। तो ये दो अलग अलग कांस्टेंट्स मैंने बताया, आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए बच्चों कि जो संकुल हैं, संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। समझ गए कि हमें ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को इफेक्टेड करते हैं, कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो देखो इसमें पहला है चार्ज ऑफ मेटल आयन, धातु आयन का आवेश। तो देखो बेटा, जितना ज्यादा मेटल आयन का पॉजिटिव चार्ज होगा, लिगेंड उतना ही मेटल आयन के नजदीक आएगा और ऐसे में मेटल और लिगेंड के बीच में उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या बन जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यही लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए बच्चों कि संकुल की जो स्टेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्सेस की जो स्टेबिलिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ मेटल आयन मींस ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन का, जितना ज्यादा चार्ज, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। सपोज ये एक एग्जांपल देखें, FeCN होल 6 4- और FeCN होल 6 3-। यहां पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 और यहां पर Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। तो आप देखोगे, अभी आपको मैंने स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी बताई थी कि इससे कहीं बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू इसके लिए। ऐसा क्यों था, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कम है, और ऐसे में जो Fe और Cn का बीच की जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रांग होगी। तो यही रीजन है कि ये ज्यादा स्टेबल और ये लेस स्टेबल। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट को देख के बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। जैसे COH2O यहां पर हम लेंगे, ठीक है, 2+, एक लिखा है COH2O होल 6 3+, तो इसमें भी यही ऑर्डर आ जाएगा। यहां तक बात समझ गए होंगे। अब दूसरा आ जाते हैं, दूसरा है आयोनिक साइज ऑफ मेटल आयंस। धातु आयन की जो आकार है उस पर भी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो बॉन्ड की लेंथ पर डिपेंड करती है। बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम, और बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मेटल आयन, साइज ऑफ लिगेंड। मेटल आयन और या लिगेंड की साइज अगर बड़ी है तो ध्यान रखें
ऐसे में मेटल और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो वीक पड़ जाएगी और ऐसे में स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मेटल आयन। अगर ये ज्यादा तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की कम। अगर हम यहां पर देखें 2+ की Fe2+ CO2+ Ni2+ Cu2+ Zn2+, हम जानते हैं कि इस तरफ अगर चलेंगे तो साइज डिक्रीज होती है। ट्रांजिशन सीरीज में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयनिक साइज डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे बड़ी साइज आयनिक साइज किसकी है? Fe की। सबसे कम किसकी हो गई? Zn2+ की। इसका मतलब है कि अगर हम एक्वा कॉम्प्लेक्स देखें, H2O के साथ इनके कॉम्प्लेक्स देखें तो इनकी स्टेबिलिटी बिल्कुल उल्टा हो जाएगी। आयनिक साइज छोटी तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहां से लेके Fe से लेके और जिंक तक ये जो एक्वा कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं इनकी ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इस तरह से एक ट्रांजिशन सीरीज में कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है बच्चों, उसको बोला जाता है इरविन विलियम्स सीरीज। आपको इस नाम से भी मिल जाएगी, नेट में सर्च कर लो। इस तरह से उसने हर एक सीरीज की स्टेबिलिटी का एक सीरीज बनाई है कॉम्प्लेक्सेस की, और वो इस तरह से जो कि मेटल आयन की साइज पर डिपेंड करती है। तो यहां तक दो फैक्टर समझ गए, आप इन्हें नोट कर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर है और ये है साइज ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स की जितनी ज्यादा साइज बढ़ती जाएगी तो लिगेंड की अगर साइज बढ़ती है तो ध्यान रखें उसके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम होगी। बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट पड़ता है जैसे मेटल आयन की साइज का इफेक्ट आता है। जैसे FeF6 FeCl6 FeBr6 और FeI6 तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा स्टेबल किसके साथ कॉम्प्लेक्स बन रहा है? FeF6 के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे छोटी साइज किसकी है? फ्लोराइड की। तो फ्लोराइड छोटा तो लिगेंड छोटा तो कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर लिगेंड की साइज बढ़ती जाए तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ मेटल आयन। ध्यान रखें कि मेटल आयन का जो आउटर मोस्ट सेल है उसका क्वांटम नंबर जितना ज्यादा होगा, ध्यान रखें उस मेटल के कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ गए बच्चों कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है किस पर? क्वांटम नंबर ऑफ मेटल आयन। अंतिम कोष का क्वांटम नंबर मेटल आयन, ठीक है, क्वांटम नंबर ऑफ ये हम ये कहें ये है आउटर मोस्ट शेल ऑफ मेटल आयन। ओके, देखो इसको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कोबाल्ट RH और IR, रोडियम और इरिडियम एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। ऊपर से नीचे चले, ये कौन सी सीरीज है? फर्स्ट सीरीज। ये कौन सी सीरीज है बच्चों? सेकंड सीरीज। और ये कौन सी है? थर्ड सीरीज। तो यहां पर आप देख रहे हैं 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है। तो जब हम ट्रांजिशन सीरीज में ऊपर से नीचे एक ही ग्रुप में चलते हैं तो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ये हर एक ग्रुप में आएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि एटॉमिक साइज तो बढ़ती नहीं, आयनिक साइज तो बढ़ती नहीं, बट न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये CFSE की सेंटीमीटर इनवर्स टर्म में वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज से सीधा पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो रहा है? IR के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स। तो ये हर एक ग्रुप में होगा। ओके, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर है और ये है बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। बेसिसिटी मींस होता है कि एक पावर, लिगेंड की एक ऐसी पावर कि वो कितने इजी गोइंग लोन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करेगा, जितना इजी करेगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? बेसिक स्ट्रेंथ। और ध्यान रखें कि बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है या बेसिक नेचर का, हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये डोनर एटम्स की बात कर रहा हूं। तो इसी ऑर्डर में आप देखोगे कि क्या बढ़ती है इनकी बेसिसिटी। मींस हैलोजन अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है,
उससे थोड़ा ज्यादा डोनर पावर होती है ऑक्सीजन की, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, उससे ज्यादा कार्बन। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसमें मिलती है बच्चों? जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम क्या हो? कार्बन एटम। आप देखोगे साइनाइड, कार्बोनाइल ग्रुप, या फिर और देखें सल्फर, फास्फोरस, ये भी एक अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर है। या फिर जो ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनमें भी इस तरह का डोनर पावर मिलता है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक नेचर ऑफ लिगैंड, या इसी को हम बोलते हैं फील्ड स्ट्रेंथ या स्प्लिटिंग पावर ऑफ लिगैंड। जितना ज्यादा स्प्लिटिंग पावर रखे, जितना ज्यादा बेसिक नेचर रखे, जितनी ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगी कॉम्प्लेक्स, इतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा। आप देखोगे वीक लिगैंड और स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। ओके, जैसे यहां पर देखो आप CO, CN, NO2, NH3 और H2, इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? कार्बोनाइल ग्रुप, उससे कम साइनाइड। आप इसमें किसमें देख सकते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो आप देखेंगे इनसे सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है कार्बोनाइल का, उससे कम साइनाइड का, उससे कम NO2, उससे कम अमोनिया और H2। तो ये इनके बेसिक नेचर का ऑर्डर है। तो ये इनके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि अगर हम क्रोमियम का कार्बोनाइल के साथ में साइनाइड के ये है तो इस तरह से आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिखेगा। फिर आता है किलेट इफेक्ट। किलेट इफेक्ट आपको मैंने बताया था कि ऐसे लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो एक से ज्यादा अपने लोन पेयर डोनर एटम के थ्रू मेटल आयन से बॉन्डेड होते हैं। समझ गए ना बच्चों कि पॉलीडेंटेट लिगेंड जो कि मेटल आयन के साथ दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर पेयर एटम्स से मेटल आयन से जुड़ जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या? कीलेट कंपाउंड। कीलेट जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस से कहीं ज्यादा स्टेबल होते हैं। समझ गए ना कि अगर मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़ा है और एक बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ा है तो आप देखोगे कि बाइडेंटेट लिगेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा मींस किलेट जो होगा वो मोनोडेंटेट लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होगा। इसको बोलते हैं किलेट इफेक्ट। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, पहले यहां समझा दूं कि किलेट कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस, इट इज कॉल्ड किलेट इफेक्ट। समझ गए बच्चों? एक किलेट इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन होता है। तो किलेट संकुल सामान्य संकुल से अधिक स्थायी होते हैं, इसे हम बोलते हैं किलेट इफेक्ट। किलेट आप समझ गए होंगे कि बहुतंतुक लिगेंड जब मेटल आयन से दो जगह से जुड़ जाए, तीन जगह से जुड़ जाए तो एक साइक्लिक रिंग बन जाती है, उसे बोलते हैं किलेट रिंग, और उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं किलेट कॉम्प्लेक्स। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, नंबर ऑफ एटम्स इन किलेट रिंग, जितना ज्यादा किलेट रिंग में नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। या अनसैचुरेशन इन किलेट रिंग, जितना ज्यादा अनसैचुरेटेड रिंग होगी किलेट रिंग उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। या फिर रिंग एंड नंबर ऑफ किलेट रिंग, जितनी ज्यादा किलेट रिंग्स बनेगी मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। समझ गए बच्चों कि संकुल का स्थायित्व किलेट वलय में कितने परमाणु हैं उसकी परमाणुओं की संख्या के समानुपाती है, वलय की असंतृप्तता के समानुपाती है, किलेट वलय की संख्या के समानुपाती है। अब मैं कुछ पहले एग्जांपल्स बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किलेट कॉम्प्लेक्स क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, किलेट इफेक्ट को हम इन टू एग्जांपल्स से ले सकते हैं। यह है कोबाल्ट En होल थ्राइस 3+। ओके, यहां पर En क्या है? एथाइलिन, ठीक है, एथाइलिन डाइअमाइन, CH2 CH2 NH2 NH2, इस तरह से। ये बाइडेंटेट लिगेंड है ना। तो यहां पर अगर आप देखें कि ये जो किलेट रिंग बनी हुई है तो ये कितने एटम्स हैं इस रिंग में? 1 2 3 4 5। ये क्या है? 5 मेंबर्ड किलेट रिंग। दूसरा ये सैचुरेटेड। ओके, अब हम यहां आ जाए कोबाल्ट AC0। AC में आप देखोगे ये है एसिटाइल एसीटोन 1- चार्ज होता है। यहां पर ये 3+ स्टेट में है, यहां पर मैंने इसका भी 3+ का चार्ज निकाला। तो यहां पर अगर आप इस रिंग को देखें तो देखो एक तो ये 6 मेंबर्ड
है। रिंग में जितने ज्यादा एटम्स होते हैं, रिंग उतनी ही कम स्ट्रेन वाली होगी और कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा है ये अनसैचुरेटेड है, वो भी अल्टरनेट, तो अनसैचुरेशन भी है, 6 मेंबर्ड रिंग भी है, बाइडेंटेड लिगेंड है, कीलेट कॉम्प्लेक्स है, तो इससे कहीं ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये होगा। समझ गए ना कि जितना ज्यादा अनसैचुरेशन हो एरोमेटिक कैरेक्टर आने लगता है, और ऐसे में हम जानते हैं कि ऐसी रिंग ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो एक तो आप देख रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अनसैचुरेशन नंबर ऑफ एटम्स इस बेस पर, और एक मैंने बताया कि जितने ज्यादा कीलेट रिंग्स बनती जाएंगी उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। देखो ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक ही है, एक कीलेट रिंग है, इसमें 2 कीलेट रिंग है, इनमें 3 कीलेट रिंग है, तो जितनी ज्यादा कीलेट रिंग्स उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल। तो ये कहलाता है कीलेट इफेक्ट। अब इसका रीजन और बता दूं कि कीलेट इफेक्ट से स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है, तो यहां पर देखो अब देखो बच्चों, अब आ जाते हैं रीजन ऑफ कीलेट इफेक्ट कि कीलेट इफेक्ट के कारण कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है। तो देखो 2 रीजंस हैं। एक तो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। आप देखोगे कि जो कीलेट होता है वो मेटल आयन से 2 या इससे ज्यादा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स द्वारा मेटल एटम से जुड़ा होता है। तो जब एक ही लिगेंड 2 और मोर बॉन्ड्स से मेटल एटम से बॉन्डेड होगा तो ऐसे लिगेंड का सेपरेशन इजी नहीं होता, मींस वो इजी गोइंग सेपरेट नहीं होगा कॉम्प्लेक्स में, और यही रीजन है कि वो स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। तो पहला रीजन यही है कि कीलेट लिगेंड जो है बॉन्डेड विद मेटल आयन थ्रू 2 और मोर बॉन्ड्स, देयरफॉर नॉट इजीली सेपरेटेड फ्रॉम मेटल आयन। समझ गए बच्चों कि कीलेट लिगेंड धातु आयन से 2 या अधिक बंधों से बंधा है, इसलिए मेटल आयन से जुड़ा होता है और इसलिए धातु आयन से आसानी से पृथक नहीं होता। तो जितनी कठिनता से, जितने डिफिकल्ट होगा उसका सेपरेशन कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। और दूसरा रीजन है फ्री एनर्जी चेंज, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो देखो बच्चों, एक कीलेट का फॉर्मेशन देखें एक्वस मीडियम में, कि ये है हमारा मेटल आयन एक्वा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एक्वस मीडियम में हाइड्रेटेड, तो हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, हाइड्रेटेड आयन। आपने उसमें ये है हमारे पास कीलेट लिगेंड, ये क्या है, कीलेट लिगेंड, एथिलीन डाइऑक्साइड। तो 6 यहां पर अगर हम देखें तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए, आप देखेंगे यहां पार्टिकल आपको कितने दिख रहे हैं, पार्टिकल्स 4, 3 तो लिगेंड हो गए, कीलेट लिगेंड, और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन। कुल मिलाकर अब यहां आ जाए तो यहां आप देखोगे कि कितने हैं आपके पास, यहां पार्टिकल्स कितने हो गए बच्चों, 6 और 1 7, तो यहां पर तो ये एक हाई एंट्रोपी स्टेट है और ये लो एंट्रोपी स्टेट है। तो यहां का जो एंट्रोपी चेंज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। और ये एक कंपाउंड का फॉर्मेशन है, लिगेंड जुड़ रहे हैं मेटल आयन से, तो यहां पर एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी चेंज ऑफ इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का ये कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन है, तो इस केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव है, एंट्रोपी चेंज क्या है, पॉजिटिव। तो हमारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ये है कि ये वैल्यू जो है नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऐसे में डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, चाहे टेम्परेचर लो हो चाहे हाई हो, और जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे डेल्टा जी और बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से यहां पर आप देखोगे कि जो कीलेट फॉर्मेशन एक प्रोसेस है, समझ गए ना, कि यहां पर जो कीलेट फॉर्मेशन प्रोसेस है ये कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस क्योंकि ये दोनों फेवरेबल कंडीशन है कॉम्प्लेक्स बनने की, और यही रीजन है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो मोनोडेंटेट से, और इस तरह से ये एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स एक्वा कॉम्प्लेक्स था और ये कीलेट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। तो ये हमारा जो कीलेट बना हुआ है ये ज्यादा स्टेबल है, मींस MH2O होल 6, ठीक है, और N+ से कहीं ज्यादा स्टेबल होगा क्या, MEN होल थ्राइस N+। समझ गए ना, और यही कीलेट इफेक्ट का रीजन है। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इस इनपुट का। अब देखो बच्चों, जो लास्ट फैक्टर और बता दूं ये है CFSE,
किसी भी कॉम्प्लेक्स की अगर आपसे CFSE कैलकुलेट करना आ गया तो ध्यान रखें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी CFSE। ओके, कैसे देखो यहां पर है आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, नाइट्रेट। आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से ये हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी हुई है। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे वीकेस्ट लिगैंड ये है और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड है वो है CO। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर लिगैंड्स की स्ट्रेंथ, बेसिसिटी बढ़ती जा रही है, समझ गए ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिगैंड की जो स्ट्रेंथ है या बेसिसिटी इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है, तो उनकी CFSE भी इंक्रीज होगी। उनकी जब CFSE इंक्रीज होगी मींस नेगेटिव वैल्यू में, तो ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी इंक्रीजेस होगी। तो अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छी तरह पहचानते हैं तो ध्यान रखें आप स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर H2O के साथ CO का कॉम्प्लेक्स है, अमोनिया के साथ NO2 के साथ साइनाइड, तो आप देखोगे कि H2O उसके बाद अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है NO2 और NO2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है CN, तो ये इनकी क्या होगी स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, समझ गए ना। अब मान लो किसी CFSE की वैल्यू को कैलकुलेट करके आपको स्टेबिलिटी बतानी है तो आप इस बेस पर बहुत इजी वे बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ हम लिखते हैं Fe F6 ओके 3- और FeCN6 आपके पास ये है, ठीक है, और 3-। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 और यहाँ पर है d2sp3। यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रॉन्स देखें आप तो यहाँ पर d5 है, यहाँ पर भी d5 है। इनका डिवीजन देखेंगे तो T2Z में 3 है और EZ में कितने हैं 2 हैं, जबकि यहाँ पर D6 में देखें तो T2Z में कितने हैं 3 और EZ में 0। तो CFSE कैलकुलेट करोगे आप तो यहाँ -4 × x3 प्लस यहाँ पर जाएगा 2 × 6 और इस dq में, ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 dq। यहाँ कैलकुलेट करोगे आप तो -4 × 6 प्लस 6 × 0, तो आप देखेंगे dq में हमें ये वैल्यू तो ये आ गई -24 dq। तो इसका मतलब है कि ये जो है बहुत ज्यादा स्टेबल होगा और वैसे भी ये वीक लिगैंड है और ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी CFSE कैलकुलेट कर लें। इसी बेस पर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी बताई जा सकती है CFSE के बेस पर। तो इस तरह से ये हमारे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से संबंधित मैटर था, इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बेस पर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं लेवाइल कॉम्प्लेक्स और एक होते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सक्रिय मतलब चंचल और निष्क्रिय संकुल। तो पहले मैं इनको डिफाइन कर दूं, लेवाइल कॉम्प्लेक्स सक्रिय संकुल। देखो ये जो इनकी स्टेबिलिटी या इनके बारे में जो टाइप्स दिए गए हैं स्टेबिलिटी के बेस पर, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके जो टाइप्स बताए गए हैं कि लेवाइल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं। तो लेवाइल कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बच्चों जो लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही इजी देते हैं। मींस जो मेटल आयन के साथ लिगैंड जुड़ा है वो हट जाता है और उसकी जगह दूसरा कोई लिगैंड आ जाता है जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो। तो यही मैंने लिखा है कि कॉम्प्लेक्सेस व्हिच आर गेन इजीली लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कॉल्ड लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए ना। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो कि लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजी देते हैं उनको बोलते हैं लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, और लेवाइल कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान रखें कि जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो लेवाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें Ml बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो काफी वीक होती है। और मैं ये बता दूं कि ऐसे मेटल आयन कैटाइंस जिनमें मिनिमम एक d ऑर्बिटल वेकेंट हो वो हमेशा लेवाइल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो इनकमिंग लिगैंड के साथ क्या बना लेती है, कोऑर्डिनेटेड हो जाती है और फिर वो लिगैंड उसमें जुड़ता है और दूसरा उसकी जगह से हट जाता है। अभी मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। तो यही लिखा है कि ड्यू टू वेकेंट तो सब्स्टिट्यूशन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ Ml बॉन्ड। If minimum 1 d orbital is vacant in, ठीक है, मेटल आयन, किसमें
कि मेटल आयन में कम से कम एक डी ऑर्बिटल अगर वेकेंट है, जैसे स्कैंडियम 3+ तीनों वेकेंट हैं या पांचों वेकेंट पड़ी हैं, ऐसे ही इसमें देखो आप देखोगे इनमें एक डी ऑर्बिटल जरूर वेकेंट होगी मिनिमम, बाकी मैक्सिमम कितनी भी हो मिनिमम एक चाहिए। फॉर्म लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज मेटल आयन इजीली कोऑर्डिनेटेड विद इनकमिंग लिगेंड्स। जैसे हम देखते हैं ना कि कार्ब कैटाइन बना, फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया तो अपना लोन पेयर देके उसके साथ कोऑर्डिनेट हो गया, फिर दूसरा जो पहले से जो ग्रुप था, ठीक है, वो हट गया और इनकमिंग ग्रुप उसमें आ गया। ऐसा ही इसमें होता है। मेटल की वेकेंट डी ऑर्बिटल है, सपोज पहले से H2O जुड़े हैं 6, अमोनिया आया, अमोनिया गया तो वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट हो गया, बाद में एक H2O हट गया, और इस तरह से ये जो है फास्ट क्या करते हैं लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है लेवाइल कॉम्प्लेक्स वो हैं जिसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना हो, मींस वीक लिगेंड जुड़े हो, या फिर आप ये पहचान लें कि उनमें कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो समझ गए बच्चों, ऐसे संकुल जो लिगेंड के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं देते हैं उनको बोलते हैं सक्रिय संकुल। उच्च चक्रण संकुल जितने भी हैं वो इसमें आते हैं लेवाइल संकुल में। चंचल संकुल, क्योंकि इनमें एमएल बॉन्ड क्या होता है, सामर्थ्यता कम होती है। ऐसे धातु आयन जिनमें कम से कम एक डी कक्षक खाली हो, जैसे ये आयन्स हैं, वो लेवाइल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि इनमें अपनी, ठीक है, रिक्त कक्षक के माध्यम से ये लिगेंड के साथ उपसंयोजित हो जाते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे आप पहचाने कि इस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब इनमें पहले ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की और जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, समझिए बच्चों, वो कैसी बनेगी, एक पेंटागोनल वाई पिरामिडल, और फिर उसके बाद वो ऑक्टाहेड्रल में चेंज हो जाएगा। कि हम ये कहें कि ये है हमारे पास एक इस तरह से लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये है लिगेंड्स इसमें, ओके, यहां पर एक नया लिगेंड आया ऐसा, ओके, ये है इस तरह से, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया मेटल के साथ, और अब यहां पर एक पेंटागोनल और वाई पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट, सपोज ये है, ये है, ये है, ये है, इस तरह से, और यहां पर ये जुड़ गया। तो ये जो था, ये क्या था, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये जो है हमारा कौन सा हो गया, कमिंग, ठीक है, लिगेंड। और ये कौन सी बन गई, पेंटागोनल वाई पिरामिडल, ठीक है, और बाद में से इनमें से कोई एक लिगेंड हट गया और इस तरह से ये फिर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल स्टेट में आ गया। इस तरह से हम कहें ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में, और यहां से आपने देखा एक लिगेंड हट गया। तो ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन इस तरह से चलते हैं। और ये कौन सी मैकेनिज्म चलती है इनमें, SN2, जबकि SN1 चले तो पहले एक हटेगा फिर दूसरा जुड़ेगा। वो ज्यादातर आप देखोगे जो उनमें होती है SN1 रिएक्शन, जिनमें लिगेंड इजी नहीं हटते या जिनमें वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते, जहां लिगेंड कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता, इनकमिंग लिगेंड कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता, उनमें मिलती है कौन सी, SN1 सब्स्टिट्यूशन। सपोज ये है हमारे पास H2O एक्वा कॉम्प्लेक्स, ओके, 3+ लिखा है, यहां पर अमोनिया आ गया 6 अमोनिया, तो इसने इसको हटाया और एक कॉम्प्लेक्स बन गया NH3 3+ 3H2। तो यहां पर ये क्या है बच्चों, लेवाइल कॉम्प्लेक्स, जबकि ये क्या हो गया, एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इसके रिस्पेक्ट में अब मान लो हम यहां पर EN ला दें तो यहां पर बन जाएगा क्या, एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा COEN 3+। अब यहां पर ये इनर्ट हो जाएगा और यहां पर ये लिवाइल हो जाएगा। तो इस तरह से लिगेंड सब्स्टिट्यूशन होता जाए और उसकी जगह नया लिगेंड आ जाए, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं लिवाइल, जो बहुत इजी गोइंग। तो आप देखोगे कि जो वीक लिगेंड फील्ड वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं या जिनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होती है, उनमें इस तरह की रिएक्शंस मिलती हैं। और इनमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ध्यान रखें, वो होती है पेंटागोनल वाई पिरामिडल। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, एक और कॉम्प्लेक्स है और ये है इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। तो सीधा सा है कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजी नहीं होती, मींस वो जनरली जो है रिएक्शंस नहीं करते सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो कहलाते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। जितने भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं जनरली वो इनर्ट होते हैं। क्यों?
क्योंकि इनमें Ml बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है, मतलब इनमें Ml बॉन्ड स्ट्रांग होता है और इनमें इजी ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती। ऐसे मेटल आयन जिनमें क्या हो D3 से लेके D6 तक का कॉन्फ़िगरेशन हो, समझ गए ना, D1 मतलब D3, D4, D5, D6, ध्यान रखें वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ क्या बनाते हैं, इस तरह का इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और जैसे जैसे d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यही लिखा है कि कॉम्प्लेक्सेस व्हिच आर नॉट गिव इजीली लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कॉल्ड, ठीक है, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल आयन D3 to D6, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो कैसे होंगे बच्चों, इनर्ट होते हैं, क्योंकि ये इनकमिंग लिगेंड के साथ क्या नहीं होते, किसी तरह से कोऑर्डिनेट नहीं होते। और इनर्टनेस जैसे जैसे D3 से लेके D6 तक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता है, कॉम्प्लेक्स की इनर्टनेस बढ़ती है। तो समझिए बच्चों कि ऐसे संकुल जो लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं लेते वो कहलाते हैं निष्क्रिय संकुल। निम्न चक्रण जो संकुल हैं वो सब क्या होते हैं बच्चों, निष्क्रिय संकुल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये आसानी से लिगेंड के साथ उपसहसंयोजित नहीं होते। और D3 से लेकर D6 तक जैसे जैसे इनमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं निष्क्रियता बढ़ती है। जैसे ये लिखा है वेनेडियम में D3, क्रोमियम D4, D5, D6, तो आप देखोगे d ऑर्बिटल जैसे जैसे अंदर की T2g भरती जाएगी, यहाँ पर T2g1 सॉरी कितने हैं 3, फिर T2g4, यहाँ पर T2g5, T2g6। तो जब अंदर की d ऑर्बिटल भर जाएगी तो फिर वो कोऑर्डिनेट नहीं हो सकती और ऐसे में लिगेंड सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो आप यहाँ ध्यान रखना है, ओके। अब देखो बच्चों, आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि D1 और D2 अगर कॉन्फ़िगरेशन है या D0 कॉन्फ़िगरेशन है, D0, D1, D2, जैसे स्कैंडियम 3+, ठीक है, टाइटेनियम 3+, वेनेडियम 3+, तो ध्यान रखें चाहे हाई स्पिन हो या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये हमेशा क्या होंगे, लिवाइल होंगे। क्यों, क्योंकि इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है और ये इनकमिंग लिगेंड के साथ क्या हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि ये है स्कैंडियम या टाइटेनियम, ठीक है, और यहाँ लिखा है H2O6 3+, या टाइटेनियम, अमोनिया 6 और 3+, तो ये दोनों कैसे होंगे, लिवाइल। फिर D3 से लेके D6 तक हैं और उनके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये और ये कैसे होंगे, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। और D1 से लेकर D10 तक का कोई कॉन्फ़िगरेशन हो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वीक लिगेंड जुड़े हैं इनके साथ, तो ये भी क्या बोलते हैं, लिवाइल। तो सीधा सा है कि अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है D3 से D6 तक तो इनर्ट, D, ठीक है, और D1 से लेके अगर मान लो D10 तक कॉन्फ़िगरेशन और वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो वो लिवाइल होगा, और इस कंडीशन में सभी वो होते हैं। तो इस तरह से आपको लिवाइल कॉम्प्लेक्स और आपको मैंने बता दिया इनर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बेस पर था। तो ये चैप्टर हमारा, इस चैप्टर ने मीन्स हमारा ये जो था क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम लेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इसके अलावा मैं, ठीक है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।